हेलो स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रियल नंबर के अंदर हमारा सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। बेसिकली लेमा क्या होता है, ठीक है। तो लेमा आपका क्या होता है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था दैट लेमा इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अ थ्योरम। जब हम किसी थ्योरम को बनाते हैं, मतलब जब कोई बड़ी चीज बनाई जाती है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उस बड़ी चीज को बनाने में हेल्पफुल होती हैं, उनको हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो लेमा का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ के रखना है। तो लेमा हमने लास्ट टर्न पे देखा था कि बेसिकली यूक्लिड ने जो ये लेमा दिया है वो है क्या। तो क्या था वो आपका? इट वाज नथिंग बट अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। उन्होंने उसको रीस्टेटमेंट कर दिया और एक चीज हमारे सामने आ गई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन सिर्फ रीस्टेटमेंट करना ही नहीं था, उसके हमारे पास बहुत से यूसेज भी हैं। हमने क्यों लेमा बनाया, लेमा का यूज क्या है, वो आपको आज की क्लास में मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो हमारा पार्ट 1 था, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक से ही हैं, आपके एनसीईआरटी से बाहर के हैं, उनको भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आते हैं बेसिकली जो लेमा है उसके यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आपका जो एक क्वेश्चन है, हमने जहां पे छोड़ा था लास्ट क्लास, हम इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि कैसे किसी क्वेश्चन के अंदर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवन ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर किसी नेचुरल नंबर या किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या प्रूफ करना है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, ध्यान रखना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 9m plus 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो या तो वो 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सपोज मैंने लिया 3, और अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। और 27 को क्या मैं 9 इंटू समथिंग लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। दैट मीन्स ये आपका 9m हो गया। कुछ भी ले लो, कोई जरूरी नहीं कि वो आपका 3 से डिविजिबल ही हो, कुछ भी ले लो आप। मैंने 4 लिया, अगर मैं 4 लेता हूं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका, सॉरी क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। आपके 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब 64 को हम क्या 9 इंटू समथिंग लिख सकते हैं? 9 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, बिकॉज 9 से बन जा तो 63 होता है। तो क्या इसको 9m plus 1 लिख सकते हैं? चेक कर लो। तो अगर मैं 64 को 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 3 टाइप में से किसी एक टाइप पे आप लिख सकते हो, किसी भी नंबर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो ये आपका हो गया, किससे मैच कर रहा है? ये आपका बन गया m, मतलब ये आपका रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ए टू जेड, इवन हो, ऑड हो, 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल ना हो, डजेंट मैटर। आपका जो नंबर बन के आएगा उसका क्यूब करने पर या तो वो 9 इंटू समथिंग बनेगा, या 9 इंटू समथिंग प्लस 1 बनेगा, या फिर 9 इंटू समथिंग प्लस 8 बनेगा। और वो जो समथिंग है उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहां पर m की वैल्यू 7 है। तो बस ये आपको करना है। क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, सारा फोकस करना है आपको बी पर, डिवाइजर पे। आपको डिवाइजर क्या लेट करना है? अगर आप डिवाइजर को लेट कर ले गए, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो, यहां पे देखने से लग रहा है कि हम डिवाइजर को 9 ले सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। जैसे जितने भी हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, अगर वहां से हम हेल्प लें तो डिवाइजर हमें क्या लेना चाहिए? 9। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर आपने डिवाइजर 9 ले लिया तो होगा क्या? आप b की वैल्यू लोगे 9। अगर b आपने 9 लिया तो r की जो वैल्यू आएगी वो 9 से लेस, मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी होगा। 8, सॉरी 9 केसेस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 9 नंबर्स आएंगे, 9 रिमाइंडर्स आएंगे, मतलब जो a की वैल्यू होगी वो 9 टाइप के हो सकती है। आपका 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 1, एंड होते होते आपका 9 क्यू प्लस 8। हर एक टाइप की वैल्यू का आपको क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका कम से कम इस हिसाब से कितना टाइम ले जाएगा? 30 मिनट्स, आधा घंटा। इतना टाइम है क्या आपके पास? नहीं है। एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पे इतना एफर्ट डाल दो। क्वेश्चन में आपको वही 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक।
तो अब हम क्या करें, जबकि मैंने जो बताया था उसके हिसाब से बी को 9 लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। मतलब जो 9 का क्यूब है 729, इसको हम 9 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 9 इंटू 81। मतलब जो 9 का क्यूब है उसको तो हम 9 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। क्या कोई और नंबर भी है जिसको हम 9 इंटू समथिंग बना सकते हैं? 3 है। अगर मैं 3 लेता हूं और 3 का क्यूब करता हूं तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 27। और 27 को भी मैं 9 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो अगर किसी भी नंबर को आप 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो जो काम आप b की वैल्यू 9 लेके कर सकते हो, वही काम आप b की वैल्यू 3 लेकर भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जो मैंने मेथड बताया वो ध्यान रखना, ये और जगह भी काम आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बोला गया है कि क्यूब और स्क्वायर जो भी वो दे, क्यूब ऑफ नंबर, पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, और ये ऐसा, तो अगर आप b की वैल्यू 9 लोगे, 9 का क्यूब करोगे तो उसको 9 इंटू के, 9 इंटू समथिंग फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। आप 3 को लड़के बड़ी 3 को लेकर के भी आप 9 इंटू समथिंग बना सकते हो। तो आप b की वैल्यू 9 के प्लेस पर 3 भी ले सकते हो। 9 से भी होगा, b से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है। आपकी मर्जी है। अगर आपके पास हाफ एन आवर है, आधा घंटा है एग्जामिनेशन हॉल में, आप बिल्कुल 9 लेके करना, ठीक है। तो आपको 3 लेके करना है, ठीक है। किडिंग। चलिए, क्या करना है? सब कुछ वैसे ही है। लेट ए बी अ, ठीक है, ये ए वो वाला ए है और ये ए वो वाला ए है, ठीक है। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब एक चीज बताई जाएगी, उस पर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है। कंटिन्यूसली क्लासेस देखनी है, सारी क्लासेस देखनी है। बड़ी क्लास के अंदर बीच में कुछ चीजें अलग अलग पॉइंट पे होंगी जो बहुत ही मीनिंगफुल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, जैसे ये चीज, ठीक है, कि हम b की वैल्यू 9 के प्लेस पे 3 लेके भी कर सकते हैं। सो a be a positive integer and b equals to 3, then apply यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये वर्ड आप बस ऐसी मैं पढ़ा रहा हूं, आप रफ कॉपी में यूज करना, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा आप लिखना, ठीक है, वहां पे शॉर्ट फॉर्म मत लगा देना। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, या फिर आप बी की जगह 3 रख सकते हो। अब आप अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर वेयर r is greater than is equals to 0 and less than 3, ठीक है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं इन सारी चीजों पे तो r की वैल्यू ये हो जाएगी। सो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इक्वल्स टू, अब a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? b में आपको रखना है 3, ठीक है, और जो r की वैल्यू है वो 0 1 2। अगर हम r की वैल्यू यहां से लें तो r आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा। तो a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 3q, एक बार आएगा 3q प्लस 1, और एक बार आपका आ जाएगा 3q प्लस 2। ये आपके a की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर हम b को 3 लेंगे और r की वैल्यू हम लेंगे 0, 1, 2, एक एक बार b की वैल्यू 3 रखते हुए r की वैल्यू 0 रखो, r की वैल्यू 1 रखो, r की वैल्यू 2 रखो। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a की वैल्यू ये 3 टाइप की हो सकती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन कहता है कि इनका क्यूब करो और क्यूब करके दिखाओ कि क्यूब करने पर या तो ये 9 इंटू समथिंग बनेगा, 9 इंटू समथिंग प्लस 1 बनेगा, 9 इंटू समथिंग प्लस 8 बनेगा। दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे 3 केस बनने वाले हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 होगा जब a की वैल्यू हम कितना लेंगे? 3q, ठीक। अगर आप a की वैल्यू 3q लोगे तो आपको क्या करना है? क्यूब बोथ साइड। और क्यूब क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब करने पे ऐसा होना चाहिए। तो क्यूब कर दो बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, ये आपका हो गया a क्यूब, और ये जब 3q का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 q क्यूब। अब क्या करना है इसको? 27 को आप बहुत से टाइप से फैक्टराइज कर सकते हो, 3 इंटू 9 कर सकते हो, 9 इंटू 3 कर सकते हो। हमें कैसे करना है? हमें 9 इंटू समथिंग में करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a क्यूब इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q क्यूब, ठीक है, 9 3 27 हो गया। और इसको अब आप क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 9m, और ब्रैकेट में आप बता दोगे वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। मतलब
हमने दिखा दिया एक नंबर का अगर हमने क्यूब किया तो वो आपका 9m के फॉर्म का आ गया। तीनों में से किसी एक फॉर्म का आना है, हमारा 9m आ रहा है पहले केस में। अभी तक हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है सेकेंड वैल्यू के साथ में। तो अब हमें यहां पे लेना है केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है, जब हम a को लेंगे 3q प्लस 1, तीन वैल्यूज थी, 3q था, 3q प्लस 1 था, 3q प्लस 2 था। तो अगर आप a की वैल्यू 3q प्लस 1 लोगे और फिर से आपको वही करना है, क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करना है। तो इधर आपका हो जाएगा a क्यूब, और यहां पे पहले तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको इस फॉर्मूले से एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। करते हैं एक्सपेंशन, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये आपका होता है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक। ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा, b क्यूब को हम लास्ट में लिख देंगे, पहले मैं 3a स्क्वायर भी लिखता हूं, 3 इंटू ए स्क्वायर लिख देता हूं पहले, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, एंड इसके बाद आपका हो गया बी क्यूब, ठीक है। इसको जरा और थोड़ा सा लिख दो एक्सपैंड करके, तो ये आपका हो गया 27q क्यूब प्लस 3 9 या 27, ये हमारा आ गया 27q स्क्वायर प्लस 3 3 या 9, ये आपका आ गया 9q प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जो आपका नंबर था उसका क्यूब करने पर आपको तीन में से किसी एक टाइप का आना चाहिए, या तो वो 9m आना चाहिए, या 9m प्लस 1 आना चाहिए, या फिर 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो अब वो क्या आ सकता है हम देखते हैं। पिछला हमारा 9m आया था, क्या इसमें आप तीनों ये मतलब सॉरी जो सारे टर्म्स हैं, क्या उसमें आप 9 को कॉमन कर सकते हो? अगर कॉमन हो सकता है दैट मीन्स ये 9m बन जाएगा, लेकिन सब कॉमन नहीं होता है। क्या आप इसको कॉमन कर सकते हैं 9? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आप 9 कॉमन करोगे, 9 जब कॉमन आएगा कितना बचेगा, 9 3 या 27 प्लस यहाँ पे भी आएगा 9 3 या 27 प्लस 9 1 जा 9 और प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको हम लिख देंगे 9m प्लस 1, और यहां पर आपको दिखा देना होगा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस q, ये आपका m के वैल्यू आ गई। मतलब हमने फिर से दिखा दिया कि जो नंबर है उसका क्यूब करने पर या तो 9m आएगा, या फिर 9m प्लस 1 आएगा, या फिर 9m प्लस 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9m प्लस 1 आ रहा है, तो 9 कॉमन 27q क्यूब 27q स्क्वायर, ठीक है। 9 3 27, 9 1 9, ये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अभी दो केस तो हो चुके हैं, अब हमारा एक केस बचा हुआ है, ठीक है। मतलब हमने 3q के साथ में कर दिया, हमने 3q प्लस 1 के साथ में कर दिया, अब हमारा बचा हुआ है 3q प्लस 2। तो अब हमें 3q प्लस 2 के साथ में करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो थर्ड वाला था आपका केस नंबर 3, वहां पर आपको a इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इसको भी जरा चेक करते हैं, इसका जब हम करेंगे क्यूब बोथ साइड तो ये हो जाएगा a क्यूब, और यहां पर आपका हो गया 3q प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड स्टेटमेंट आपको लिखना है। चलो क्यूब करते हैं इसका, तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब मतलब 27q क्यूब, ये आपका आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 या 9q स्क्वायर इंटू b, ठीक है। 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 2 टाइम्स 4, और इसके बाद आपका हो जाएगा b क्यूब, मतलब ये बन गया 8, ठीक दिखने लगा होगा आपको। तो ये आपका हो गया 27q क्यूब प्लस 3 9 जा 27q स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, नहीं 3 9 जा 27 2 जा 54, ठीक है। ये आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 54q स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ये हो गया 36q और प्लस 8। क्या ये 9m बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या ये 9m प्लस 1 बन सकता है? नहीं बन सकता। 9m प्लस 8 बन सकता है? बन सकता है।
इस पोर्शन में 9 को कॉमन करो, अंदर बचेगा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू एंड प्लस 8. सो वी कैन राइट इट एज 9m प्लस 8. ठीक है, और आपको यहां पे दिखाना होगा वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, सॉरी 3q क्यूब, ये आपका हो गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. ये आपने m की वैल्यू बता दी. इसका मतलब जो आपका a क्यूब है वो हो गया 9m प्लस 8. तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो या तो वो आपका 9m बनता है या फिर आपका वो 9m प्लस 1 बनता है या फिर 9m प्लस 2 बनता है. तो यहां पर आपका हो गया, पहले हमने 3q का क्यूब किया तो वो आपका आ गया 9m. ठीक है, इसके बाद हमने 3q प्लस 1 का क्यूब किया तो वो आपका आ रहा है 9m प्लस 1, फिर 3q प्लस 2 का क्यूब किया तो वो आपका आ रहा है 9m प्लस 8. ये आपका क्वेश्चन प्रूफ होता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी चीजें होती हैं, बस अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो उस लेंदी प्रोसेस से बच जाओगे. अगर हमने बी को 9 लिया होता, सोचो अभी हमने सिर्फ 3 किए हैं, अभी इतना ही टाइम और लगता है और टाइम बढ़ता जाता है क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते क्यूब भी उसका बढ़ता जाता है. ठीक है, तो एक तरीका होता है शॉर्टकट भी, और ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, यही मेथड है इस क्वेश्चन को करने का. ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है जब आपको स्क्वायर या क्यूब करने को बोलेगा. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हैं, रेफरेंस बुक से हैं आपकी, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इवन पूछे जाते हैं, और मेथड अभी भी वही है. आपका जो डिवाइजर था उसी को तो हम बी मानते थे ना. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2. अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी इसी क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो शो दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2. ओके, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 दैट मींस आपको b की वैल्यू मिल गई. b हमको लेना है यहाँ पे 2. ठीक है, और हमें शो करना है कि अगर हमारा n एक ऑड पॉजिटिव है, ऑड, अगर n आपका ऑड है, उस केस में उसका स्क्वायर माइनस 1 करने पर जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, समझना, इनके हिसाब से अगर n कोई ऑड नंबर है, कोई ऑड नंबर आप लेट कर लो, आपने ले लिया 3, अगर आपने ऑड नंबर 3 लिया n को, ठीक है, सपोज हमने n की वैल्यू 3 ले ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर n ऑड है तो n स्क्वायर माइनस 1 ये कितना बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना बन जाएगा, 8 बन गया. और उस केस में जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा. तो यस, हमारा जो 8 है वो 2 से डिविजिबल है. ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके करना है. तो क्या करेंगे, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. जो आपका n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो b है वो 2 है. आप b को यहां पे 2 लेट कर लो. ठीक है, क्योंकि डिविजिबल बाय 2, जो डिवाइजर होता है वही b होता है, और वही सब कुछ है, आपने समझ ही लिया होगा अब तक. इस केस में जो आपका r हो जाएगा, मतलब हम सबसे पहले तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू. अच्छा, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमने एन लिया है तो उसको एन करके लिखते हैं. ठीक है, मैंने एन ले लिया है तो यहाँ पे इसको हम एन करके लिखेंगे. एन इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू है वो 2 है, सॉरी बी की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 2 हो जाएगी. इस हिसाब से जो एन की वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या क्या निकल के आएंगी, एक हो जाएगा 2q और एक हो जाएगा 2q प्लस 1. ये एन की दो वैल्यूज हो गई. ठीक है, सिंपल हो गया, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है. क्वेश्चन क्योंकि एन स्क्वायर के फॉर्म में है, एन के फॉर्म में है, तो जो ए आपका होता था वो यहाँ पे मैंने एन के नाम से ले लिया. ठीक है, इतना थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर एन की दो वैल्यूज हैं तो इन्होंने बोला था कि एन स्क्वायर माइनस 1 तब 2 से डिविजिबल होगा जब वो आपका ऑड है. इसमें आपका ये तो इवन हो गया. क्यों इवन हो गया, क्योंकि इसमें 2 एज अ फैक्टर है, लेकिन 2q प्लस 1 उसमें क्या आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा, मतलब वो ऑड है. तो आपको दिखाना है, ऐसे दिखाना है आपको, हियर 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर. ये आपका एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, इट इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर. अगर ये ऑड पॉजिटिव है तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना है. सो अगर हम n को 2q प्लस 1 करते हैं और इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, इसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे. अच्छा, क्यों करोगे, क्वेश्चन देखो,
वहां पे हमें एन स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है कि वो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देन हमें एन स्क्वायर माइनस वन को दिखाना है, तो अब हमें क्या करना है, बोथ साइड माइनस वन को माइनस कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि हम यूक्लिड के अकॉर्डिंग दोनों तरफ सेम चीज का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ माइनस वन इसलिए मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन की ऐसी मांग है, ठीक है। अब इसका जरा एक्सपेंशन करो, ये कितना आ जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4q प्लस 1, ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया। बाहर आपका माइनस वन पहले से लिखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कैंसिलेशन हो गया, तो हमारा क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि एन स्क्वायर माइनस वन की जो वैल्यू है वो कितनी बची, 4q स्क्वायर प्लस 4q, ये आपका बचा 4q स्क्वायर प्लस 4q। अब क्या इसमें 2 निकल सकता है, निकल तो 4q सकता है, लेकिन हमें 4q से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हम सिर्फ 2 को निकालेंगे, अगर 2 कॉमन निकल सकता है बस हमारा काम हो गया। अगर 2 कॉमन निकला है दैट मींस यहां पे 2 एक फैक्टर है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस वन जो है वो 2 से डिविजिबल है। क्या लिखोगे, here 2 is a factor, therefore n square minus 1 is divisible by 2, ठीक है। इस तरह से आपका इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव होते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है, बस आपको डिवाइजर पहचानना है और क्वेश्चन की थोड़ी सी नब्ज पकड़नी है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करते हुए उम्मीद है आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कैसे किया जा रहा है, ठीक। वरना एक बार और देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके अपने माइंड से लगने लगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी कुछ कुछ उसी जैसा है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग डिवाइजर बी की वैल्यू पहचान चुके होंगे, डिविजिबल बाय 3 मतलब बी की वैल्यू 3 होने वाली है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम एक ही रेस में चलते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो जब आप पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता जाता है, ठीक है। देखिए, इन्होंने बोला है कि हमें शो करना है कि हर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में एक कोई ऐसा होता है जो 3 से डिविजिबल होता है, मतलब हर 3 इंटीजर्स में से एक इंटीजर ऐसा होगा पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन के हिसाब से पहले समझा देता हूं कहना क्या चाहता है। कोई भी 3 इंटीजर पकड़ो लगातार के, मैंने ले लिया 3 4 5, या फिर मैं ले सकता हूं 5 6 7, या कोई भी आप ले लो, मैंने ले लिया 11 12 13, ऐसा कुछ भी आप ले लो। इनका कहना है कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई एक होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, बाकी 2 नहीं होंगे। वहां पे सही है, 5 6 7 में 5 और 7 नहीं है बट 6 है, 11 12 13 में 11 13 नहीं है बट 12 है। तो इसका मतलब है हमेशा 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में एक कोई ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, बाकी 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो बस आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है इसको। यहां पे क्या करना है, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आपका जो n है एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, जो आपका b है वो 3 है। अब क्या करना है, अगर n पॉजिटिव है और b की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक, n इज इक्वल टू, और r वगैरह आपने बता दिया होगा, ठीक है, वो हमेशा लिखना है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 3q प्लस r हम लेते हैं, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर लेस देन 3, तो n की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, n आपका आ सकता है 3q, n आपका आ सकता है 3q प्लस 1, और n आपका आ सकता है 3q प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको n की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है सब कुछ अभी, ठीक, कोई चेंजेस नहीं है। इन्होंने बोला है कि हर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो क्वेश्चन जो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, थोड़ा सा अभी आपको जब पूरा क्वेश्चन लगेगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना अगर समझ में नहीं आ रहा अभी।
तो इतना तो क्लियर है कि अगर आपका n एक कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और डिविजिबल बाय 3 बताना है तो b की वैल्यू आप 3 ले लोगे और यहां तक आ जाओगे। अब क्या करना है, अब आपको यहां पे 3 केस बनाने हैं। केस नंबर 1, अगर हम n को 3q प्लस 1 बोलते हैं, अगर n आपका 3q प्लस 1 है तो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है भाई, अगर आपसे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले जाएंगे तो पहला अगर आप x लोगे तो सेकंड आप क्या मानोगे, x प्लस 1, फिर आप थर्ड क्या मानोगे, x प्लस 2। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पे समझना, अगर मैं n की वैल्यू को 3q प्लस 1 बोलता हूं तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ध्यान रखना n की वैल्यू 3q प्लस 1 है तो अगर मैं प्लस 1 करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर एक n है तो अगला n प्लस 1 होगा, अगला n प्लस 2 होगा। तो अगर n आपका 3q प्लस 1 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा 3q प्लस 2। फिर आपका n प्लस 2 क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1 प्लस 2। n की वैल्यू 3q प्लस 1 हो गई, उसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3q प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है समझना। अब n, n प्लस 1, n प्लस 2, इन तीनों में कौन आपका 3 से डिविजिबल है, वही 3 से डिविजिबल होगा जिसमें 3 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। तो इन तीनों में 3 किसमें कॉमन फैक्टर है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें 3 कॉमन फैक्टर है। मतलब यहां पे आपको दिखाना है कि हियर n प्लस 2 इज divisible by 3 as 3 is a कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपका 3 जो हो गया वो एक कॉमन फैक्टर हो गया, यानी हर 3 नंबर में एक नंबर ऐसा निकला जो 3 से डिविजिबल था। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने n की 3 वैल्यूज मानी थी, तो अगर n 3q है तो उस केस में ये वाला जो नंबर था वो 3 से डिविजिबल है, ये हमने प्रूव किया। अभी ये काम 2 नंबर्स के लिए करना है आपको। मतलब अब हमको क्या करना है, अगर हम केस नंबर 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 3q प्लस 1 हम लेट करते हैं, अगर n आपका 3q प्लस 1 है, उस केस में फिर से आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। यहां पे क्या, एक मिनट, पिछले में मैंने क्या किया था, चलो थोड़ा सा गलत हो गया, बट गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्चुअली गलती से केस 2 जो हमारा बनना था उसको मैंने पहले दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अब हम इसको और करते हैं, ठीक है। 2 बचे हमारे, तो n हमारा 3q आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका n आ जाएगा 3q, ठीक है। तो अगर n 3q है तो n प्लस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1, और n प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। बेसिकली इसको मुझे पहले लिखना था, आप अपने नोटबुक में जब वापस लिखना फेयर में कभी, तो इसको ही पहले लिखना, ठीक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑर्डर अगर आगे पीछे गलती से हो गया चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका n 3q था तो n प्लस 1 3q प्लस 1 हो गया, n प्लस 2 3q प्लस 2 हो गया। साफ साफ दिख रहा है, क्या इसमें 3 एक कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, 3 साफ साफ दिख रहा है। तो पहले ही वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, बाकी के जो 2 नंबर हैं इसमें 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो n प्लस 1 और n प्लस 2 3 से डिविजिबल नहीं है। आपको यहां पे लिखना है हेयर n इज इक्वल्स टू 3q is divisible by 3 as 3 is a कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी भी सही चल रहा है कि 3 में से कोई एक ही नंबर आपका ऐसा होता है जो 3 से डिविजिबल है, तो यहां पे ये डिविजिबल है, मतलब n डिविजिबल है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड केस पे, ठीक है। मतलब अगर हम n को 3q प्लस 2 लेते हैं तब देखना है कौन डिविजिबल होगा। तो अब आपका आ जाएगा उसी कंटिन्यूएशन में केस नंबर 3, ठीक। केस नंबर 3 में क्या करना है, अगर मैं n को लेता हूं 3q प्लस 2, अब जल्दी से n प्लस 1 n प्लस 2 निकाल दो। यहां पे आपका n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3, और इसमें अगर आप 3 कॉमन निकालोगे तो बचेगा q प्लस 1, समझ भी गए होगे, ठीक है। एक और बचेगा n प्लस 2, यहां पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू है 3q प्लस 2, उसमें 2 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा आपका 3q प्लस 4। मतलब
अब n, n+1, n+2 क्या किसी में भी कॉमन फैक्टर 3 है? पहले में है, नहीं है। सेकंड में है, इसमें है। थर्ड में है, इसमें नहीं है। मतलब यहां पे आपको दिखाना है here n+1 that is equals to 3q+1 is divisible by 3 is divisible by 3 as 3 is a common factor as 3 is a common factor। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को लेंगे, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, तो उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। किया कैसे गया? हमारी पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे हम हमेशा से कर रहे थे वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को किया और ये बहुत इजीली प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो चीजें, वो आप बहुत अच्छे समझ रहे हो कि कैसे हमें वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हैं और हमारे सिलेबस से, सॉरी, हमारी एनसीईआरटी से बाहर हैं, सिलेबस के अंदर हैं और जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं कि भाई आपको इवन और बस बता देना है। ठीक है, और ऐसे सारे क्वेश्चन में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आपका है बी, वो आपका है डिवाइजर। ठीक है, तो इस चीज को फोकस मान के आप ऐसे और भी क्वेश्चंस परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक पोर्शन खत्म होता है मेरी तरफ से। अभी आपको तो करना है और कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे और वो है एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, वो तो किए हैं। हमारे लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है, हम बेसिकली इसका करेंगे क्या? ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो अब हमको देखना है बेसिकली यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका निकल के आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। मतलब फिर से क्या कोई नई चीज आने वाली है? बिल्कुल कोई नई चीज नहीं आने वाली है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें एक ही जैसी चीजें हैं। बस है क्या डिफरेंस दोनों में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है। मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार हम लोग यूज करते हैं जब, तो जो एक पूरा प्रोसेस बन के आता है दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है सेट ऑफ सम डेफिनेट स्टेप्स। किसी भी काम को करने के जो डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के कलेक्शन को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली आपका सेट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सेट हम क्यों बना रहे हैं? ये सेट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाए क्या, HCF या फिर जिसको हम बोलते हैं GCD। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब GCD। दो नंबर्स का HCF या GCD निकालने का एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर using Euclid's division algorithm we can find HCF of two पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम लोग अभी पूरा कंसंट्रेशन पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही करेंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आगे बढ़ाएं, HCF क्या होता है एक बार रिकॉल कर लो। बेसिकली अगर दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जल्दी से, इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे। अगर दो नंबर है, मान लो आपका एक नंबर 9 हो गया एंड सपोज एक नंबर 15 हो गया। अगर दो नंबर्स का HCF निकालना है, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर। मतलब अगर मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करूं तो बहुत से मेथड हैं इसके। अगर मैं बोलता हूं 1, क्या 1 से 9 डिवाइड हो जाएगा? 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं। मतलब 1 9 का फैक्टर है। क्या 1 15 का भी फैक्टर है? बिल्कुल है। मतलब 1 जो है ये दोनों का कौन सा फैक्टर हुआ? ये दोनों का हो गया कॉमन फैक्टर। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं 2, क्या 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है? 2 तो किसी का भी फैक्टर नहीं है, 2 को छोड़ दो। 3, क्या 3 दोनों का फैक्टर है? बिल्कुल है। 3 आपका 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 15 को भी डिवाइड करेगा। मतलब 3 भी हमारा एक कॉमन फैक्टर है। ठीक, 4 पे आ जाओ, 4 नहीं है। 5 पे आ जाओ, 5 9 का नहीं है, 15 का है, तो दोनों का कॉमन नहीं है, 5 को नहीं लेंगे। 6 किसी का नहीं है, 7 किसी का नहीं है, 8 किसी का नहीं है, 9 9 का है बट 15 का नहीं है।
अब इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 9 आपका जो है वो खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो 15 के तो फैक्टर हो सकते हैं, 9 के नहीं होंगे, मतलब कॉमन फैक्टर मिलने बंद। तो इन दो कॉमन फैक्टर में जो बड़ा नंबर है वो है 3, मतलब 9 और 15 का जो HCF निकल के आया ना वो आ गया 3। ऐसे नंबर्स को हम HCF बोलते हैं। तो ये जो मेथड था वो कोई एक सिंपल सा मेथड था जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हैं। आप ऐसे नहीं निकालोगे, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, हम ऐसे भी करते हैं। अगर हम 9 से 15 को डिवाइड करेंगे, ये भी एक मेथड है टू फाइंड HCF। 9 से 1 टाइम, 9 1 जा 9, और ये आपका कितना आ गया 6। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब आप क्या करोगे, 9 को यहां पे लाओगे, फिर से डिवाइड करोगे, ठीक है। जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा, और एक और डिवाइड, एक और डिवीजन। 6 1 टाइम्स 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। फिर से अगर रिमाइंडर नहीं है तो आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, जो डिवाइजर पिछला वाला था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। यहां पे आपका डिविडेंड आ गया 6, 3 2 टाइम्स 6, और रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो भी आपका डिवाइजर रहा होगा, सबसे लास्ट का लेटेस्ट वाला, वो आपका हो जाएगा HCF। तो आप चाहे ये मेथड लगाओ, चाहे आप ये हिट एंड ट्रायल के थ्रू जाओ, ठीक है। अभी और मेथड है, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF। और इसी डिवीजन मेथड की हेल्प से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे HCF। मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है दैट इज नथिंग बट रीस्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब फिर से यूक्लिड ने कोई नया काम ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसको रीस्टेटमेंट किया और हमारे सामने एक मेथड दे दिया टू फाइंड HCF, और उसका नाम रखा गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। कैसे इसके थ्रू करेंगे अब वो आपको देखना है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब आप करोगे तो बेसिकली आप क्या करते हो, हम यूक्लिड डिवीजन जो आपका डिवीजन मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, उसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं समझने के लिए, जल्दी से आपका हो गया 9 और 15 जो था, तो अगर मैंने 9 से 15 को डिवाइड किया, 9 1 जा 9, यहाँ पे आया 6, 9 से डिवाइड हुआ, 6 1 जा 6, यहाँ पे आया 3, 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। पहले तो बुक्स में जो लिखा है उसको जल्दी से मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। बुक में क्या लिखा है, कोई बहुत नई चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अभी तक जो हम ए और बी के फॉर्म में बोल रहे थे उसको अब हम थोड़ा सी और डी के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। मतलब जो ए और बी के फॉर्म में था उसको अगर हम सी और डी के फॉर्म में लाएंगे तो सब कुछ वही रहने वाला है, क्या कि अगर इफ सी एंड डी, अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, तो सी सी हो गया, सी एंड डी, अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और किसी एक को बड़ा मान लो, तो हमने सी को बड़ा मान लिया, ठीक है। तो फिर से वही सारी कहानी है, वी कैन फाइंड टू मोर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सो दैट सी इज इक्वल्स टू dq plus r where r is greater than equals to 0 and less than d, ठीक है। सारी चीजें वही हैं, बस a और b की जगह c और d आ गया है। आप चाहो तो a और b ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे है इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर यहां पे आपको ये देखना है कि इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब आपने दो नंबर्स पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब आप क्या करोगे, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन डी एंड आर। तो हम डी और आर के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगा देंगे, ठीक है, डी और आर के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप बार बार, मतलब अगर आपका c इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर में रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ठीक, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो d है उसको आप क्या बनाओगे, उसको आप बनाओगे डिविडेंड। मतलब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा d इज इक्वल्स टू कोई और आपका नंबर आ जाएगा लाइक EQ प्लस R, ठीक है। और ये नंबर, सॉरी EQ नहीं, RQ प्लस कुछ और आ जाएगा, ये आपका हो गया RQ प्लस R1, ठीक। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आप ये प्रोसेस बार बार लगाते रहोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार लगाते रहोगे। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो भी आपका डिवाइजर होगा, उस वक्त जो भी आपका डिवाइजर होगा
वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस में हमने यही किया है। तो बस इस प्रोसेस को लगाना है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब हम बार बार यूज करते हैं टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स, देन द होल प्रोसेस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सो इट इज नथिंग न्यू, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का बेसिकली रीस्टेटमेंट है। चलिए ठीक है, तो देखो कैसे करना है जल्दी से। ऐसे आप रफ में कर लो, जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि किसी दो नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF निकालो, तुरंत आप डिवीजन मेथड लगा दो, रफ में कर डालो, और जितनी बार डिवीजन किया है, जैसे एक आपका ये हो गया, फिर हमारा एक ये हो गया, फिर हमारा एक ये हो गया, जो तीन हमने डिवीजन किए हैं, एक एक लेमा के थ्रू आप तीनों को रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, कैसे, यहां पे आपको क्या करना है कि सिंस 15 इज ग्रेटर देन 9, तो यहां पे क्या करना है, ऐसे लिखना स्टेटमेंट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 15 एंड 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू, ठीक यहां से देख लो, 15 इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब 9 इंटू 1 प्लस 6, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, 9 इंटू 1 प्लस 6, यहां पे दिखाना है फिर आपको here 6 is not 0, मतलब जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, यहां पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करना है, तो आपको लिखना है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा, वो पुराना वाला डिवाइजर और नया वाला रिमाइंडर, इनको आपको लेके चलना है। मतलब जो पुराना डिवाइजर था वो कौन था, 9। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो पुराना डिवाइजर आपका है 9, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन पुराना वाला डिवाइजर एंड नया वाला रिमाइंडर। ठीक है, पुराना डिवाइजर कौन है, 9, और करंट में रिमाइंडर कौन आया, 6, उन्हीं को लेकर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगा दो। बड़ा नंबर है 9, मतलब ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। यहां से देखो 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से आपने दिखाया सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर जो आपका है वो फिर से 0 नहीं आया, फिर से आप अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर से एक प्रोसेस और, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो अप्लाई होगा किस पे, पुराने वाले डिवाइजर पे, जस्ट पुराना मतलब 6, और नया वाला रिमाइंडर जो जस्ट न्यू है मतलब 3। ठीक है, 6 और 3 पे, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, उस वक्त जो भी करंट में आपका डिवाइजर था, डिवाइजर कौन था, 3। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू 3। जो भी हमारा डिवाइजर उस वक्त होगा वो HCF हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, हम बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। एक हमने लेमा लगाया यहाँ पे, एक हमने लेमा लगाया यहाँ पे, और एक हमने लेमा लगाया यहाँ पे। मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जितनी बार डिवाइड करना पड़ा था, उतने आपके स्टेटमेंट लेमास के हो जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस है टू फाइंड HCF ऑफ 9 एंड 15, इसी को हम बोलते हैं फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपके सामने, तो कोई नई चीज नहीं है, बस एक तरीका है, आपको सीख के रखना है, और ऑलमोस्ट पूछा ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अब बिल्कुल सेम प्रोसेस पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करते हैं। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 740 एंड 45 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या करना है, तुरंत रफ में जाओ और इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के थ्रू पहले जाके सॉल्व कर दो। ठीक है, कौन कौन है, 45 और 740, 45 हो गया और ये हो गया आपका 740। ठीक है, मैं भी करता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले करो, फिर क्रॉस चेक करो अपना आंसर। ठीक है, तो 45 के साथ में 740 कितने टाइम्स जाएगा, सबसे पहले 1 टाइम, 45 बन जा 45, कितना हो गया 14, 5 बचा 9, 6 माइनस 4 बचा 2। ठीक है, ये आपका हो गया 2। तो अब 29 ही बचा ना, 14 माइनस 5 हो गया 9। ठीक है, 14 माइनस 5 9 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया। 29 से अब हम क्या करेंगे, 29, अच्छा एक और है भी ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो गया 29। अब हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, पहले डिवाइड तो कर ले पूरा, देन अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 4 जा 24, 240, हाँ ठीक है, 6 टाइम।
6 5 जा 30 बचा 3, 6 4 जा 24 और ये हो गया 270, ये आपका बचा 20, ठीक है 0 यस 20। अब 20 से हमें क्या करना है 45 को डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब यहां तक हमारा एक अभी डिवाइड हुआ है, ये आपका एक डिवीजन कंप्लीट हुआ है। अब इस एक डिवीजन में जो नया रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, पुराना वाला डिवाइजर डिविडेंड बन गया, तो 22 जा आपका आ गया 40, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40। कितना बचा रिमाइंडर 5, इस 5 से आप पुराने वाले डिवाइजर को फिर से डिवाइड करो, 5 4 टाइम्स 20 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो भी उस वक्त डिवाइजर था वो आपका एचसीएफ है, ठीक है। तो इस मेथड को अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। जितने भी आपने डिवीजन किए हैं हर डिवीजन एक लेमा बन जाएगा, ठीक। चलो तो सबसे पहले आपका 740 ग्रेटर है 45 से, तो आपको वही स्टेटमेंट के फॉर्म में करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 740 एंड 45। तो ये आपका हो गया 740 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस, और ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 20, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया 20, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिखाना है सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ध्यान रखना आपका जो पूरा प्रोसेस है वो एल्गोरिदम है, बट आप बार बार लेमा ही लगाओगे, ठीक है। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 45 एंड 20, ऑन 45 एंड 20, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है 45 इज इक्वल्स टू, यहां से आपने जो सेकंड वाला किया था डिवीजन उस पर कर दो, 45 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको दिखा देना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, और फिर से आप दिखा दो कि जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो फिर से हम वही करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 20 एंड 5, और इस पे जब आप लगाओगे सो 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0, और यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 0, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया देयरफॉर जो हमारा एचसीएफ है, जो करंट में आपका डिवाइजर था कौन 5, ये आपका बन जाएगा एचसीएफ। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें हम लेमा को बार बार लगाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, एग्जाम्स के अंदर पूछा ही जाएगा। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, शॉर्टकट तरीका है, पहले आप रफ में जाके निकाल लो, हर एक डिवीजन को एक लेमा का थ्रू दिखाते रहो, या फिर एक एक डिवाइड करते जाओ, एक एक लेमा को लिखते जाओ, ठीक है। पहला लेमा आपने लिखा, दूसरा डिवीजन किया, दूसरा लेमा लिखा, तीसरा डिवीजन किया, तीसरा लेमा लिखा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। अब एक चीज आपको और बतानी है, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बट एनसीईआरटी से बाहर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो बेसिकली आपका एचसीएफ आता है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो 5 था, ठीक है, 5 आपका एचसीएफ था, किसका था वो आपका था 740 और 45 का। तो किसी भी एचसीएफ को, मतलब किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ को हम 740 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय वाई, कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनको उन दोनों नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो आंसर लेंगे वो बेसिकली आपका एचसीएफ की इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब वी कैन एक्सप्रेस एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इन द प्रोडक्ट, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विद सम इंटीजर्स। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स पॉसिबल हैं, उसी के बेसिस पे आपका एक ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। क्या बोला इन्होंने, if d if d is the HCF of 45 and 27, find x and y satisfying d, जो आपका HCF आएगा, HCF is equals to 27 into x plus 45 into y। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी देखो। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको d की वैल्यू निकालनी है, मतलब 45 और 27 का HCF निकालना है, ठीक है। जल्दी से हम करते हैं, 27 से अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 54 होगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम 27 कितना आएगा 15 माइनस 7 8,
1, ठीक है। इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू, सॉरी 45 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 45 इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 18। अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है, ये आपका 18 आया ना, 18, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो आप फिर से एक डिवाइड करो, 18 बन जा 18 बचा 9, तो ये आपका हो जाएगा 27, 27 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9, फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से डिवाइड करो, 9 से 18, 9 टू टाइम्स 18 और रिमाइंडर जीरो, तो ये आपका हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। पहले तो आपने ये कर लिया, मतलब आपने HCF निकाल दिया, तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आ गई, बेसिकली जो आपका HCF आ गया, मतलब जो D आ गया वो आपका आ गया 9, ठीक है। तो पहले तो आपको HCF निकाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे? तरीका बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। एक बात समझ में ना आए, वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देखना, ठीक है, उसी पोर्शन को। आपको किसी भी दो नंबर्स के HCF को ऐसे किसी लीनियर एक्सप्रेशन के बराबर दिखाने के लिए क्या करना होता है, देखो जितने आपने लेमा लगाए, ये आपका हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, ठीक है। जितने भी आपने लेमास लगाए हैं, जिस लेमा के अंदर रिमाइंडर जीरो आ गया उसको छोड़ दो, जिस लेमा के अंदर रिमाइंडर जीरो आ गया उसको छोड़ दो, उसको नहीं लेना है, उसके जस्ट पिछले वाले लेमा से जाना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें d इक्वल्स टू समथिंग दिखाना है, d को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो जिसमें रिमाइंडर जीरो आया है उसके पिछले वाले में जाओ और वहां से 9 की वैल्यू निकाल लो, मतलब 9 को सब्जेक्ट बना दो। क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 9 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 को इधर भेज दो, ठीक है, जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 27 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 1। ध्यान रखना, माइनस कर नहीं देना, ठीक है, मतलब ये मत करते हैं कि 18 इंटू 1 18 हो जाएगा, 27 माइनस 9 9 हो जाएगा, वो नहीं करना, सिर्फ लिखना है। जिसमें जीरो आया था उसकी पिछली लाइन में जाओ, 9 9 को एक तरफ रखो, क्यों एक तरफ रखो, क्योंकि हमें d को एक तरफ रखना है, d ही तो 9 है, यहाँ पे आपने देख लिया d 9 है, तो 9 को सब्जेक्ट बना दो, तो 9 इक्वल्स टू ये उधर जाएगा, 27 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर्स पे फोकस करना है। पहले हमने फोकस किया 9 पे, अब हम उसके पिछली वाली लाइन में जाएंगे, पहले फोकस किया इस पे, अब इसके पिछले में जाओ, वहां पे फोकस करो 18 पे, और 18 की वैल्यू को उठाओ, 18 की पहले वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 27 माइनस 1 इधर आके माइनस होगा, वो वैल्यू उठा के 18 के प्लेस पर रिप्लेस कर दो। कैसे, सिर्फ रिमाइंडर्स को फोकस करना है। सो 9 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 18, 18 के प्लेस पे यहां से क्या लिखा जाएगा, 18 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, इसके पहले वाले, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 27 इंटू 1, मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से 9 की वैल्यू पहले आपने निकाली, उसके पिछले वाले में गए, वहां से 18 की वैल्यू निकाली और उसको लाके 18 के प्लेस पर रिप्लेस कर दो, ये वाला 1 आपका यहां पे बाहर आ गया, ठीक है। अब इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो 9 इज इक्वल्स टू 27 माइनस, ओपन कर दो ब्रैकेट, माइनस 45 इंटू 1, ये तो आपका हो गया 45 इंटू 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 27 इंटू इस वाले 1 और इस वाले 1 का मल्टीप्लाई, 1 आएगा ना, ये 1 आ गया, ठीक है। संभल के करना, पहले 1 का मल्टीप्लाई 45 में किया तो हो गया 45 इंटू 1, देन 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 27 इंटू 1 बन जाए, ये 1 आ गया, ठीक है। मान लो ये आपका 2 होता तो 2 बन जाए, 2 आ जाता है, ठीक है। तो बहुत संभल के करना, ये ऐसे आ गया, ठीक। अब क्या करना है, देखो अब आपको ये करना है कि यहां पे लाइक टर्म्स कौन है, ये आपका 27 हो गया, ठीक है। यहां पे आपका लाइक टर्म्स कौन कौन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 45 हो गया, एक मिनट, 45 और ये आपका, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, तो ये आपका हो गया, यहां से 18 की वैल्यू आ गई 27 इंटू 1, ठीक है, 9 हो गया आपका, ठीक है, 9 9 9 9 कितना आ गया, 9 आपका आ गया 27 माइनस 18 इंटू 1, राइट। फिर हमारा आ गया 45 के साथ में अगर हमने किया तो ये, अच्छा ये प्लस हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, ये प्लस है, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सही है। देखो क्या करना है अब आपको, लाइक टर्म्स, ये 27 है और ये भी 27 है,
27 प्लस 27 वैसे तो 54 होगा, बट आपको ऐड नहीं करना है, 27 को बनाए रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। बस ये बहुत संभाल कर करना है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, लिखना है आपको, ठीक है। तो 2 मतलब 27 को आपको बनाए रखना है, तो 27 इंटू 1, 27 इंटू 1, 27 2 टाइम्स, माइनस ये आपका आ गया माइनस, आप इसको लिख सकते हो 45, ठीक है। बस खत्म हो गया। अगर इसको हम जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में गिवन था 27x प्लस 45y। अगर मैं इसको 27x प्लस 45y के बराबर लिखता हूं, अगर मैं इसको 27x प्लस 45y के बराबर लिखता हूं, ठीक है, कंपेयर करो इसका और इसका कंपैरिजन करो, तो 27x, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 2, मतलब इस हिसाब से आपका x आ गया 2, ठीक है। और ये है माइनस 45 और यहां पे लिखा है प्लस 45y, सिंपल सा साफ साफ दिख रहा है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब आपका x आ जाएगा 2 और y आ जाएगा -1, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स का जो HCF होता है उसको हम लोग एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग दैट HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एंड प्लस और माइनस सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो उस फर्स्ट और सेकंड नंबर की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। खत्म तो नहीं होता है, अभी भी क्वेश्चंस है, जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में तो आ जाएंगी बट आप लिख नहीं पाओगे, ये बिल्कुल कंफर्म रखना, ठीक है। तो गलती से मत समझ लेना कि अरे हमें चीजें समझ में आ रही है हम लिख भी पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो कस के आपको रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, आपको ये सारी चीजें समझ में आई अच्छे से, कुछ भी नया लगा, लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है मेरे साथ, पढ़ते रहना है मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।